वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। आज वसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले मैं आपको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज के दिन से ही वर्ष सरस्वती माँ यानी कि ज्ञान की देवी, ज्ञान देने वाली देवी का आज पूजा है। तो सबसे पहले हम उनकी आराधना करते हैं और उनको झुक के प्रणाम करते हैं, क्योंकि अगर यही ज्ञान की देवी नहीं होती तो हम और आप इस समाज में नहीं जीवन निर्वाह कर पाते, क्योंकि ज्ञान जो है सबसे बड़ा मूल होता है जीवन का। इसलिए सबसे पहले हम इस सरस्वती माँ को, वीणादायिनी माँ को, ज्ञान देवी माँ को झुककर प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिना ज्ञान की देवी के आपका समाज में रहना इम्पॉसिबल है ना। बिना ज्ञान का जो होता है उसे पशु कहा जाता है ना। तो बिना ज्ञान का मतलब ये पशु क्यों कहा जाता है? पशु के पास ज्ञान नहीं होता। अगर पशु के पास ज्ञान होता तो वो कहीं पे नहीं बैठ जाता है ना। रोड पे कहीं बैठ गया, किसी कीचड़ में चला गया, कहीं भी चला गया, कुछ भी खा लिया। तो आदमी के अंदर विवेक है। विवेक कहाँ से आता है? सरस्वती माता की देन है कि हम और आप समाज में बैठते हैं और अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपने इस ज्ञान की प्रतिभा को लेके ही हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं। अगर सोचिए हमारे पास ज्ञान नहीं होता, हमारा जीवन कैसा होता? पशु के समान होता। इसीलिए कभी भी इंसान को, चाहे आपके पास नॉलेज हो जाए या ना हो, नॉलेज हो जाए तब भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तब भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। एक बार प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ज्ञान का घमंड कभी मत करिएगा। जिस दिन आप ज्ञान का घमंड करने लगेंगे उस दिन से आपका मतलब कि अब आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे घटने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सरस्वती माता की आराधना करते रहिए। और क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम आप सब लोग पढ़ रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रख लेते हैं, है ना। तो ये सरस्वती माता की ही देन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने कल आपको बताया था डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर जो था 13.2, यानी कि इसमें मैंने आपको लिमिट्स के बारे में बताया था और डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था। डेरिवेटिव्स कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था और लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था बेटा आप अपने से करिएगा, बिकॉज मैथ प्रैक्टिस ऑन द मैथ विल बी डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, है ना। मैथ जो है डिपेंडेंट होता है किस पे? प्रैक्टिस पे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मैथमेटिक्स आएगा, है ना। तो चलिए हम सरस्वती माँ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है कॉनिक सेक्शंस। हालांकि इससे पहले आप कोण के बारे में पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो कोण के बारे में पढ़े होंगे। तो अब हमें कॉनिक सेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि कोण के अगर सेक्शन को निकाला जाए तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो कोण क्या है? जैसे कोण आप क्लास में पढ़े होंगे, आपको याद दिला है। तो जिस तरह का शेप होता है, ऊपर सर्कुलर शेप होता है, इस तरह से ऊपर सर्कुलर शेप होता है। और ये देखिए इसकी डायमीटर होती है सर्कल की, और यहाँ से इस तरह से ये रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक। इसको नेम दे दें A, B, C और D। तो यहाँ से रेडियस होता है, रेडियस का 2 गुना डायमीटर है। ठीक है, ये आपका कोण है। आप क्लास 10 में पढ़े थे कि कोण एक ऐसा शेप होता है जैसे कि बर्थडे की टोपी होती है। जैसे बर्थडे जिसका रखा नहीं रहता है, कैप लगाए रहते हैं लोग बर्थडे की टोपी की तरह, इसी को उल्टा भी बनाया जा सकता है। ये देखिए, है ना, ये बिल्कुल
ये वाली तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह से है कि नहीं, खाएंगे आइसक्रीम। तो आइसक्रीम एक आपका एग्जाम्पल होगा किसका, कोन का। अब ये देखिए यहाँ से वैसे इसको भी मिला लेंगे, है ना। ये जो हाइट होती है ये इसको हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। और ये जो तिरछी हाइट होती है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, यानी कि सीढ़ी पे अगर आप देखेंगे तो आपके अर्थ से जो ऊंचाई होगी उसे तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर शेप जो होता है नीचे का बेस होता है, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है बच्चों, ठीक है। और ये हाइट होती है कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट होती है। और ये जो है कि लेफ्ट हैंड से ये जो दिया गया है इधर भी स्लैंट हाइट होती है और इधर भी स्लैंट हाइट होती है। जो सीधे है वो आपका हाइट को कहा जाएगा, यानी ये आपकी हाइट कही जाएगी, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इधर क्या होता है बच्चों, स्लैंट हाइट, जैसे इस तरफ वैसे इस तरफ होता है ना। तो अगर आप किसी सरफेस में कुछ बांध दें, कुछ बांध के इसको पेंडुलम की तरह, घड़ी का पेंडुलम आप देखे होंगे, है ना, घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे जो घड़ी में लगा रहता है। अगर किसी एक पॉइंट में फिक्स करके इसको ऑसिलेट करवा दें तो ये ऐसे 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 मूव करेगा ना, है कि नहीं, मूव करेगा ना इस तरह से। वैसे अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो वो भी एक कोन है। कोन जो है क्या है, शेप है। कोन हो या सर्कल हो या फिर कोई भी शेप हो, सिलेंडर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, काइट शेप हो, सब क्या कहलाते हैं, कर्व कहलाते हैं। तो आप क्लास 10 में इतना तो जान ही गए होंगे कि कोन कैसा होता है, इस तरह का शेप का होता है कोन। और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होती है, क्लियर। तो आपने पढ़ा है अगर हमें स्लैंट हाइट निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम लोग क्या निकाल देते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है बच्चों क्या, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कहां से हमने निकाला, ये हमने निकाला कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। जब स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालेंगे तो l इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट हो गई। और भी बच्चों कई फार्मूला पढ़े हैं आप, स्लैंट हाइट का हो गया, आप इसके कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़े होंगे, आप याद है आपको कर्व सरफेस एरिया को शॉर्टकट में C+A लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया आपके कोण का फार्मूला होता है पाई इंटू r इंटू l, समझ गए। और आप बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़े होंगे पाई टोटल सरफेस एरिया को TS से डिनोट करते हैं, इसका होता है पाई इंटू r इन ब्रैकेट l प्लस r, है। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम के केस में भी फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो ये सब बेसिक बातें आप थोड़ा क्लास 10 से हम आपको रिलेट करके बताया ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हमें कोनिक सेक्शन में थोड़ा कुछ नया पढ़ना है बच्चों। ये ध्यान रखिए कि 9th का 11th का कॉम्बिनेशन होता है और 12th का 10th से कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो कोन जो है 9th में भी आप पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, 10th में भी मेंसुरेशन में पढ़े हैं, वहां पे फर्स्ट टाइम आप कोन पढ़ा था मैथमेटिक्स में आप, है ना। तो अब ये कोन की जो बात होगी, अब जो चर्चा करेंगे हम कोनिक सेक्शंस में, तो इसके अगर हम प्लेन इसमें से निकालें तो किस तरह से हो सकता है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए समझते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये बेसिक बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या है, कौन सा हाइट होता है और परपेंडिकुलर हाइट होती है और कौन सा रेडियस होता है, क्या डायमीटर होती है।
चलिए कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसल। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बहुत ही कमाल के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बच्चों बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डेली लाइफ में कुछ कर्व को देखा और उसके यूजेस के बारे में देखा और इन्होंने स्टडी किया किसके बारे में, कोनिक सेक्शन के बारे में। सबसे पहले इन्होंने कोनिक सेक्शन के बारे में बताया, उसका नाम था बर्ट्रैंड रसल। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कर्व के बारे में। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कर्व के बारे में। अब पूछेंगे सर कर्व क्या होता है? कर्व दुनिया का कोई भी ज्योमेट्री, जैसे आप रेक्टेंगल ले लो, सिलेंडर ले लो, कोन ले लो, स्फीयर ले लो, सर्कल ले लो, है ना, और भी है रोम्बस ले लो, और ये आपका पैरेललोग्राम हो गया और स्क्वायर हो गया। तो ये सब क्या है? कर्व, सब कर्व है। तो कर्व को जनरली इन्होंने कहा कि कर्व है, कर्व के बारे में हमें डिस्कशन करना है। इन्होंने कर्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और उसे जाना और उसके बारे में कई बातें बताई। जैसे कर्व के बारे में अगर बात करें तो जैसे हो गया सर्कल, जो आपके सिलेबस के कार्डिंग है। दूसरा हो गया क्या, सिलेंडर हो गया। तीसरा हो गया आपका बच्चों कोन। तीसरा हो गया इलिप्स। चौथा हो गया, एक काम नहीं इसको हटाया, सिलेंडर के बारे में जो इन्होंने बताया था किस कर्व के बारे में चर्चा किए थे, सर्कल के बारे में, इलिप्स के बारे में, पैराबोला के बारे में। उसके बाद एक लास्ट बचता है बच्चों चौथा, हाइपरबोला। हाइपरबोला और पैराबोला, इलिप्स और सर्कल के बारे में इन्होंने आखिर लास्ट में बोला। इन्होंने इन सब चीजों को क्या बता दिया बच्चों, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे फिगर को इन्होंने बताया कि ये कोनिक सेक्शन है। ये सब क्या है टोटल, ये सब टोटल कहां से बिलोंग करते हैं, कोनिक सेक्शन से बिलोंग करते हैं। समझ में आएगा? तो कोनिक सेक्शन इन्होंने आखिर में क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कोनिक सेक्शन कहने का एक रीजन भी बताया। वो रीजन क्या था बच्चों? उन्होंने एक सबसे कॉमन रीजन बताया कि ये जो है कि राइट सर्कुलर कोन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि these curves have a very wide range of application in fields such as planetary motion। इन्होंने बताया कि प्लेनेटरी मोशन की बात करें तो ये जो शेप्स है मैक्सिमम ये क्या होते हैं वो यूज किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन इसी के होते हैं। या तो इलिप्स होगा जो प्लेनेटरी मोशन कहते हैं, इलिप्स का होता है, या पैराबोला शेप का होता है। तो जनरली मतलब इन सब बड़े बड़े रेंज के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कैपलर साहब ने बताया, बहुत ही महान फिजिशियन थे, इन्होंने बताया था कैपलर्स ने कि कैपलर्स फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया था कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, सन इज सुटेबल ऑन द फोकस या फोकी, यानी कि सभी जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं किस पाथ पे, इलेक्ट्रिकल पाथ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पाथ पे चक्कर लगाते हैं और सब किसी एक फोकस पे स्थित होता है। ठीक, तो इन्होंने कैपलर साहब ने 3 रूल बताया था, हालांकि हम लोग के टॉपिक की बात नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि
इन सब प्लेन का यूज कहाँ पे प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड किया गया है। प्लैनेटरी मोशन का मतलब बच्चों सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो किस प्लेन में मूव करते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। समझ में आएगा? तो मैंने 4 प्लेन को इन्होंने चुना, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक, तो इन्होंने सेक्शन ऑफ कोन के बारे में बताया। सबसे पहले कोनिक सेक्शन से पहले हम सेक्शन ऑफ कोन को जान लेते हैं कि आखिर में सेक्शन ऑफ कोन होता क्या है। बेसिक बात है, इसको मिटाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल ने सबसे पहले कर्व के बारे में बताया, और कर्व में किस किस शेप को लिया। कर्व में सब कुछ आता है, रेक्टेंगल भी आता है, सिलेंडर भी आता है, कोन भी आता है, स्फीयर भी आता है, सर्कल भी आता है, रोम्बस भी आता है, स्पाइरल भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, काइट शेप आता है ना। तो सब कुछ आता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4 शेप को चूज किया जो कि प्लैनेटरी मोशन में प्लेन की तरह की तरह यूज होते हैं। कौन कौन सा? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। 4 स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। इन्होंने सिर्फ 4 ही स्ट्रक्चर को लिया और 4 कर्व के बारे में बताया। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेक्शंस ऑफ कोन। सेक्शंस ऑफ कोन क्यों होता है? क्योंकि बच्चों चैप्टर का नाम ही है कोनिक सेक्शन, यानी कि कोन के सेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले देखते हैं सेक्शन ऑफ कोन। तो मैथमेटिशियन जो थे बर्ट्रैंड रसल ने सबसे पहले एक एल लंबाई का क्या लिया? रे लिया। कितने लंबाई? एल लंबाई। ठीक, एल लेंथ का इन्होंने एक, आप बोल सकते हैं एक लाइन लिया, वर्टिकल लाइन, है ना। एक एल लिया वर्टिकल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन को कहा गया बच्चों, ये चाहते तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने एब्जॉर्ब किया कि वर्टिकल लाइन पे हमारा जो सेक्शन होगा कोन का सेक्शन बन पाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोन का सेक्शन नहीं बन पाएगा, इसीलिए इन्होंने वर्टिकल लाइन चूज किया। वर्टिकल लाइन में कहा गया बच्चों कि अगर इस तरह से कोई शेप बना है तो ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है ना। और जो अर्थ की तरफ होती है, जमीन जो होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। या फिर इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हैं और इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने एल लंबाई का एक वर्टिकल लाइन बना लिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने एक और रे चूज किया। उस रे का नाम रखा इन्होंने यम। ये लेंथ की हो गई वर्टिकल, और एक और रे चूज किया इन्होंने जो बीचों बीच इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका नाम इन्होंने रख दिया क्या? एम। यल एक वर्टिकल लिए, एम जो है कि एक तिरछी लिए, एक और रे लिए, ठीक है, जो इसको कितने एंगल पे डिवाइड कर रही है? अगर हम इसको बी माने, अल्फा एंगल, कहां पे? अल्फा या थीटा या कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर हम इसको दोनों को पकड़ के मूव कराएं, सोचिए अगर यम को अगर हम मूव कराएंगे तो डमरू की तरह, तो सीट यम इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा तो इधर जाएगा। यानी यम को जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये यहां पर चला जाएगा, ये वाला साइड, है ना। जब राइट में ले जाएंगे तो इस तरह से सेम हो जाएगा, जब इसको यहां पे लेके आएंगे तो इस तरह से सेम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि यम को हम अगर रोटेट करते हैं तो एक शेप बन जाता है बच्चों। कौन सा शेप बनता है? जब यम को आप रोटेट करते हैं बच्चों तो शेप बन जाता है। देखिए जरा कैसे, मैं एक फिगर बना के आपको समझाने का एफर्ट करता हूं। ये यम रेज है, फिर जब आप इसको घुमाएंगे, यल है, ये यम रेज है, जब इसको आप क्या करेंगे? घुमाएंगे तो कुछ इधर भी आएगा, ऐसे डब्लू की तरह बनेगा शेप। अब डब्लू की तरह बन गया शेप, तो क्या बन गया? अब अगर हम इसको दोनों पॉइंट को मिला दें तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? देखिए, तो ये बच्चों बन जाएगा आपका एक सिलेंड्रिकल शेप, और
सिलेंड्रिकल शेप में एक कोन की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह? कोन की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आएगा? तो ये जो है बिल्कुल कोन की तरह बिहेव करने लगेगा। और मान लीजिए कि अल्फा एंगल पे हम लोग क्या किए, अल्फा है या थीटा भी आप मान सकते हैं, अल्फा एंगल पे हमने रोटेट किया था, है कि नहीं? तो ये जो है ये वाला नेक जो होगा, एक काम करिए, थोड़ा सा फिगर को फिर से इंप्रूव कर लीजिए। फिगर बनाते हैं। ये आपकी रिंग हो गई वर्टिकल वाली, जो कि आप देख रहे हैं फिगर में, और एक इस तरह से एम से गई और एक इस तरह एम से गई है। एक ही रे है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, यहां से एक बन गया कोण, वैसे यहां से भी कोण बन गया। अब उसके बाद ये वाली रे कौन सी है, और ये वाली रे कौन सी है, ये वाली रे। वैसे ये वाली भी है। और कितने एंगल पे हुआ था? मान लीजिए अल्फा एंगल। कितने एंगल पे? अल्फा एंगल। तब ये वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको अपर नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर नेक। इसको बोलते हैं बच्चों अपर नेक। अपर नेक, समझ में आएगा? और इस लाइन को जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों इसी लाइन को पकड़ के ऐसे हिलाया गया था। जब इसको डब्लू की तरह हिलाया गया, इस तरह से ऐसे किया गया, इसको रोटेट किया गया, तभी तो ये रे इधर आई कुछ इस तरह से। इसीलिए इस रे का नाम होता है बच्चों जनरेटर, क्योंकि ये जो है कि लाइट रे को जनरेट करने का काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? जनरेटर। समझ में आएगा? इसको एल एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पे यम लाइन है। तो आप समझ पाए होंगे क्लियरली। और देखिए इसको कहते हैं बच्चों लोअर रे। ठीक है? यानी कि अगर दो रे एक जो है वर्टिकल कर रहे हैं उसको, और एक पॉइंट भी है जहां पे सेट कर रहा है, इसको भी मान लेते हैं। अगर उस एक वर्टिकल लाइन लेंगे और एक और लाइन लेंगे एम, जो अल्फा एंगल बना रहा है, तब जो है अगर हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद शेप आप जिस तरह से हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर वाला, इसे अपर नेक बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को लोअर नेक बोलेंगे। और इस लाइन को, जब लाइन को हम क्या मानेंगे, जब लाइन को हम जनरेटर मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि इसी लाइन को हम जब इस तरह से मूव किए हैं, तब ये जो है शेप हमको ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, सेक्शन का काम कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर इसके बीच में एक प्लेन ले लें, अगर यही शेप है, इसमें अगर हम क्या बना दें, प्लेन ले लें, तो सेंटर हो गया।
क्या कर लें, प्लेन ले लें। ये यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, ये यहां से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसी में एक प्लेन ले लें, क्या ले लें, प्लेन ले लें। जब प्लेन लेंगे बच्चों कुछ इस तरह से प्लेन बन जाएगा, तो मान लीजिए आप, तो प्लेन क्या करेगा, इस कोण के अपर वाले नेक को कट कर देगा। अपर वाले नेक को जब कट कर देगा तब वही कहलाएगा बच्चों कोनिक सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ए प्लेन। और आप जानते हैं ये यह प्लेन है, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को। अगर इसमें एक प्लेन ले लिया जाए, प्लेन को काट के निकाल लिया जाए, वो कोनिक सेक्शन की तरह बिहेव करेंगे, है ना। और पॉइंट V जो है इसको क्या कहते हैं बच्चों, V फ्रॉम वर्टेक्स, यानी कि जहां पे यम रे, एक पॉइंट ऐसा जहां पे यम रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यही पकड़ के घुमा रहे हैं यम वाले रे को, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। समझ में आई बात। We take the intersection of a plane which a cone. We take the intersection of a cone, intersection of plane with a cone. The section so obtained is called a conic section. यानी कि इस प्लेन से जो कटा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी कि इस प्लेन से जो ये अपर नेट और ये जो कटा हुआ भाग है इसी को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। कटे हुए भाग को अगर हम निकाल लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कोनिक सेक्शन। और ये कोनिक सेक्शन बच्चों कटे हुए भाग को क्या बोलेंगे, द इंटरसेक्टिंग आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग जो लाइन है बच्चों, इंटरसेक्टिंग प्लेन है, वो एक कोनिक सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। और ये कोनिक सेक्शन डिफरेंट पोजीशन पे अगर प्लेन को हम लेंगे तो वो डिफरेंट टाइप का कोनिक सेक्शन को डिराइव करेगा। तब कोनिक सेक्शन के बाद से तब इन्होंने कहा कि अगर हम एबव लेते हैं, नेक पे लेते हैं, वर्टेक्स लोअर नेक पे लेते हैं, तो प्लेन को यहाँ पे ऊपर लिया गया है, या नीचे भी ले सकते हैं या फिर वर्टेक्स पे ले सकते हैं। तो कई पोजीशन है, उस केस में क्या होगा बच्चों, यानी कि उस केस में 4 केस बनेंगे। जैसे पहला केस है आपका, तो बताते हैं, पहला केस क्या कहता है बच्चों, अगर हमारा जो सेक्शन है क्या है, when बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारा ये बीटा क्या है, बीटा अगर प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना, कितना एंगल, 90 डिग्री का। पहला है when बीटा इज इक्वल टू 90, जब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा तो ये एक किस तरह से बिहेव करेगा, सर्कुलर बिहेव करेगा। द सेक्शन इज सर्कुलर, द सेक्शन इज जब क्या होगा, जब ये बीटा एंगल से क्या होगा, प्लेन को कट करेंगे। समझ में आई बात। ये जो है यहां से अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन, क्या होगा, ये सर्कल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कैसे, अगर हम सेक की बात करें तो हम फिगर को बना दें, कैसे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देखिएगा ध्यान से।
तब क्या होगा बच्चों, बीटा कहां पे बना था, यही एंगल बना था ना, और यहीं पे अगर प्लेन बना दे, क्या बना दे, प्लेन, ये लोग प्लेन बना दे, तो क्या होगा, यहां पे बीटा बना दे, यानी कि अगर ये क्या एंगल हो जाए, बीटा हो जाए, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे जो शेप बनेगा बच्चों वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जब बीटा 90 होगा तब सर्कुलर होगा। ठीक, अब हम इसी तरह से अलग अलग टाइप में देखते हैं। और अगर क्या हो जाए, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 से कम हो जाए, क्या दूसरा केस क्या कहता है, व्हेन अल्फा एंड बीटा, व्हेन अल्फा एंड बीटा बिकम्स लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अल्फा और बीटा अगर दोनों 90 डिग्री से कम होंगे बच्चों, तब कौन सा शेप होगा, तब वो इलिप्स की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, इलिप्स की तरह। अब इलिप्स कैसा होता है, अब अगर हम बात करें इलिप्स किस तरह से होता है बच्चों, तो इलिप्स कैसे होगा, देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान है। ये तो रेक्टेंगुलर, ये तो प्लेन जो है कि जब बीटा इक्वल टू 90 था तब बन गया। अब अगर इलिप्स की तरह बिहेव करेगा तो इलिप्स का मतलब यही जो प्लेन होगा वहां पे कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। ठीक है, प्लेन से कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से लाइन क्रॉस करके जाएगा, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन हो गया और यहाँ से लाइन देखो इस तरह से इंटरसेक्ट की है और ये इस तरह से बन गया है ना, इस तरह से बन गया है कि, यानी कि ये कैसे किस तरह बिहेव करेगा, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो, अल्फा एंड बीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तब कैसा होगा पाथ, इलिप्टिकल पाथ होगा। जब अल्फा की वैल्यू बीटा से कम हो और बीटा की वैल्यू 90 से कम हो, यानी कहने का मतलब अल्फा बीटा दोनों कैसे हो, 90 से कम हो। अगर मान लीजिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए तब क्या होगा, जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, तीसरा केस क्या कहता है, व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा, जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा तब शेप हो जाएगा पैराबोला। पैराबोला, अब पैराबोला क्या होता है सर, बीटा इज इक्वल टू अल्फा कब होगा, मतलब कि सेम एंगल में वो जितना अल्फा हो रहा है उतना बीटा एंगल बना है अगर प्लेन, तब क्या होगा, वो पैराबोला होगा। पैराबोला बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है, या फिर इस तरह से होता है, तो जो शेप बनेगा वो पैराबोला बनेगा। समझ में आई बात? और अगर बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए या फिर a से छोटा रहे, तब वहां पे कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। जब बीटा की वैल्यू या तो 0 के इक्वल रहे या 0 से ज्यादा रहे और किससे छोटा रहे, अल्फा से, तो चौथा केस में क्या बनेगा आपका, हाइपरबोला। तो बस यही कंडीशन आपको चालू याद रखनी है बच्चों, और भी आगे टॉपिक पढ़ने के लिए प्लेन बना के आपकी बुक में गिवन है। आप पेज नंबर 238 देख सकते हैं कि हर एक पेज पे बनाया गया है ना। तो इस तरह से 4 सेक्शन के बारे में पढ़ना है बच्चों। पहला आपने पढ़ा सर्कल के बारे में, दूसरा आपने पढ़ा इलिप्स के बारे में, तीसरा आपने पढ़ा पैराबोला के बारे में, चौथा पढ़ा हाइपरबोला के बारे में। तो इन चारों सेक्शन को किससे निकाला गया है, कोन से निकाला गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है कोनिक सेक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेन्स व्हिच आर अरेंज्ड इन द कोन्स। इट इज नोन एज कोनिक सेक्शन because it is a part of a cone। ठीक है,
तो समझ पाए, यानी कि चारों सेक्शन इसलिए कोण आप सेक्शन कहलाते हैं क्योंकि इसी कोण में से किसी प्लेट के द्वारा निकाले गए पार्ट है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए देखिए, तो बच्चों आज के लिए इतनी टॉपिक, कल हम आपको सर्कल के बारे में पढ़ाएंगे और सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज बेसिक बातें बस। ओके, थैंक यू।